नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारे चैनल, आपका चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में। लगातार आप लोग क्लास में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं। छोटे छोटे मैं एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन देख रहा हूं, वो भी लिख रहे हैं, और अदर जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है उनको भी दे रहा हूं। कुछ नए क्वेश्चंस भी मैंने दिए इस दौरान, वो भी आप लिख रहे हैं। इसी तरीके से बस निरंतरता बनाए रखिएगा। इकोनॉमिक्स समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगी, जो कि वीक है इकोनॉमिक्स। और जो अच्छा लिख रहे हैं वो तो ये मानकर चलिए किस लक्षण है, आप ये मानकर चलिए। बशर्ते ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा। इसी तरह से धीरे धीरे आपको करना है और सीखना है, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए केवल और केवल क्या है कि एक उम्र ही है। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों। तो हमने ये क्लास आपको पता ही है क्यों स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारा वीक है, तो मैंने कहा एनसीईआरटी को पढ़ा देता हूं मैं। लो भैया, एनसीईआरटी आपकी पढ़ाई जब स्टार्ट हुई तो पहली क्लास में जब मैंने ली थी तो अर्थव्यवस्था एक परिचय, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था की समस्याएं, याद है ना। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताया था। और पिछली क्लास में मैंने, ठीक है, जब आपको समझाया था तो आपको याद होगा क्या समझाया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में मैंने डिस्कशन किया था उत्पादन संभावना वक्र को। किसको? उत्पादन संभावना वक्र का मैंने डिस्कशन किया था, अर्थात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मैंने मूल्यांकन किया था, याद होगा आपको पिछली क्लास में। और मैंने ये बताया था कि उत्पादन की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, उसका डिस्कशन किया था। तो आप सोच रहे होंगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। तो मैंने कहा था कि उत्पादन में हमको चुनना है दो वस्तुओं के उत्पादन में, उस समस्या का समाधान करता है उत्पादन संभावना वक्र, समझाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों, आप एक एग्जाम्पल से समझ लो इसको, ठीक है, तो ऐसा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक श्रीलंका नामक देश है जिसका नाम आप लोगों ने बड़ी चर्चा में सुना होगा अभी। अब ये श्रीलंका नाम का देश जो है, अगर नारियल का उत्पादन करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये देश किसी अन्य देश से खाद्यान्न की वस्तुएं मंगा रहा होगा, क्योंकि नारियल इस यहां ज्यादा है। ठीक है, नारियल तो पिएंगे नहीं लोग, किसी अन्य देश से मंगा रहा होगा। हाँ सर, मंगा रहा होगा। जैसे चाइना से मंगा रहा होगा, कुछ भारत से मंगा रहा होगा, कुछ पाकिस्तान से मंगा रहा होगा, मतलब आस पड़ोस के जो देश हैं उनसे ही चीजें मंगा रहा होगा, खाद्यान्न की वस्तुएं। हाँ सर, पूर्ति कर रहा होगा। ठीक है, जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं जो मतलब उसके यहां पैदा नहीं हो रही होंगी या कम पैदा हो रही होंगी, उनको मंगा रहा होगा। ठीक है, अचानक से इन खाद्यान्न की वस्तुओं के दाम बढ़ जाएं, ठीक है, अचानक से इन खाद्यान्न की वस्तुओं के अगर दाम बढ़ जाते हैं, XYZ के दाम बढ़ जाते हैं, और खाद्यान्न की वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, तो अब यहां श्रीलंका समाधान क्या करेगा? तो आप कहोगे सर समाधान ये करेगा क्या कि वो सस्ती वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, करेगा, नहीं मिल पा रही हैं, अब बताओ क्या करेगा? तो आप कहोगे सर स्वयं उत्पादन करने लगेगा। यस, जैसे ही वो स्वयं उत्पादन करने लगेगा, और जैसे ही वो स्वयं उत्पादन करेगा, इसका तात्पर्य है कि उसे नारियल की जहां पर पैदावार कर रहा था, नारियल का पैदावार कम करना पड़ेगा और खाद्यान्न का उत्पादन वहां बढ़ाना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? अर्थात अब दो वस्तुएं, एक खाद्यान्न और एक नारियल, नारियल के उत्पादन को वो कम करेगा और खाद्यान्न के उत्पादन को जैसे ही बढ़ाएगा, तो देखा जाएगा
कि नारियल का उत्पादन हम कितना कम कर दें कि हमें खाद्यान्न का उत्पादन की जो कॉस्टिंग है वो मंगाने से एक तरह से ज्यादा ना पड़े, मंगाने से ज्यादा ना पड़े। भाई खाद्यान्न की उत्पादन की कॉस्टिंग हमको ऐसा ना हो जाए कि मंगाने से ज्यादा पड़ जाए। मतलब अगर 10 किलो नारियल जहां पर उत्पादन किया तो 10 किलो की कॉस्टिंग, ठीक है, 10 किलो की कॉस्टिंग नारियल की मान लेते हैं कि 100 रुपया आ रही थी, तो 10 किलो का नुकसान हो गया नारियल का, चलो ठीक है। तो अब खाद्यान्न जो मंगा रहे हैं वो 90 रुपए का पड़ रहा है या नहीं? अगर ये ज्यादा पड़ रहा है तो फिर हमें मंगाना ही ज्यादा अच्छा है, हमें उत्पादन करना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उत्पादन की संभावना को यह दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र। यह हमने पिछली क्लास में समझा था। और यहां पर जब ग्राफ समझा था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है? कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव का, नतोदर। कैसे होता है? नतोदर प्रकार का होता है, ठीक है। और यह दिखाता है कि संसाधनों का पूर्ण दोहन हो रहा है। किसका दोहन हो रहा है? संसाधनों का पूर्ण दोहन हो रहा है, ठीक है। यह हमने कंडीशन बताई थी। यह कंडीशन कौन सी है? संसाधनों का पूर्ण दोहन। और मैंने यहां एग्जाम्पल लिया था, आपको एप्पल का एग्जाम्पल लिया था, और यहां पर मैंने यहां पर लिया था किसका? वीट का एग्जाम्पल लिया था। एक तरफ एग्जाम्पल लिया था एप्पल का और एक तरफ लिया था वीट का। और मैंने ये समझाया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था इसको, ठीक है। और मैंने यह कहा था क्या कि अगर यहां पर बिंदु प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं, ठीक है, पूर्ण दोहन नहीं। अगर इसके अंदर प्राप्त हो रहा है, इसके बाहर प्राप्त हो रहा है तो अप्राप्य स्थिति है, अनअटेबल स्थिति है। अनअटेबल का मतलब है क्या? जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद होगा आपको, ये क्या है? पूर्ण दोहन नहीं, संसाधन। संसाधन का पूर्ण दोहन का मतलब नहीं है, का मतलब है क्या? कुशलता नहीं है अर्थव्यवस्था में, कुशलता नहीं है अर्थव्यवस्था में। और अगर बाहर बिंदु मिलता है तो अप्राप्य है, नहीं प्राप्त किए जाने वाली बिंदु है, ठीक है। और फिर मैंने एक और चीज बताई थी आपको, क्या कि अगर भैया ये ग्राफ बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है तकनीकी का विस्तार हो रहा है। याद है? ठीक है, तकनीकी का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ये ग्राफ के माध्यम से मैंने समझाया था कि अगर दाईं ओर खिसक रहा है अर्थात राइट साइड में खिसक रहा है तो तकनीकी का विस्तार, और अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है ये, या यहां से यहां आ रहा है तो कुशलता में कमी आ रही है। ये ग्राफ के माध्यम से मैंने पिछली क्लास में समझाया था। मैंने कहा था ना, दो वस्तुओं में चूज करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे, इसी को उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया हो। चलो देख लेते हैं यार, देखने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट देख लेते हैं कितना आपको समझ में आया था, कितने विद्वान हो गए आप लोग। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान एक सीधी रेखा होता है, मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु से नातोदर होता है। इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ आंसर, फटाफट आंसर बताओ, देखते हैं आपको आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध? क्या उत्पादन करना है? व्हाट टू प्रोड्यूस, समस्या का संबंध। ठीक है, तकनीकी चयन से है, आय के वितरण से है, वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, सेवाओं के चयन से है। क्या उत्पादन करना है मुझे? पूंजीगत वस्तु उत्पादन करनी है या
उपभोग वस्तु उत्पादन करनी है तो वस्तु और सेवा के चयन से संबंधित है। चयन की समस्या है ना, चयन की समस्या है, वस्तु और सेवा के चयन की समस्या है। बताओ रेखा चित्र में यह सी बिंदु पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है दिए गए रेखा चित्र में संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अकुशल प्रयोग। ए और बी बिंदु पर, डी बिंदु पर, सी बिंदु पर या यहां, तो संसाधनों का अकुशल प्रयोग मैंने अभी जस्ट बताया है, जबकि ये संसाधनों का अकुशल प्रयोग सी बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, याद रखना, ठीक है। और डी बिंदु क्या है? अप्राप्य, अनअटेबल, अनअचीवेबल, प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस कंडीशन में संसाधनों में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र, अर्थात संसाधनों में वृद्धि हो रही है तो उत्पादन संभावना वक्र का तात्पर्य है क्या? फटाफट बताओ। तो दाईं ओर की ओर घुमाव की तार चल रहा है, ठीक है। इस तरह से सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं और इन सवालों के बेस पर ये करना होगा, ठीक है। अब हम लोग लेकर चलते हैं उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत। 10 मिनट का क्लास है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? उत्पादन संभावना वक्र एवं अवसर लागत। ठीक है, वैसे तो अवसर लागत को मैंने समझाया था आपको, मैंने बताया था क्या अवसर लागत क्या है कि उत्पादन क्रिया है, ठीक है। उत्पादन क्रिया में हम लोग दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक्स एक्स पर था और वाई एक्स पर, याद होगा आपको, एक्स एक्स पर उत्पादन था और वाई एक्स पर उत्पादन था। पिछली क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो ही एक्सेस पर तो उत्पादन कर सकते हैं किसी भी वस्तु का, वाई पर और एक्स पर। यहां गेहूं था और यहां पर एप्पल था, याद करिए, यहां एप्पल था और यहां गेहूं था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर प्रयोग फर्स्ट, ठीक है। और पिछला ग्राफ आप लोग देखिए प्रयोग सेकंड, ठीक है, प्रयोग 2। ये प्रयोग फर्स्ट कह लो या प्रयोग सेकंड कह लो, इसको प्रयोग फर्स्ट कह लो या इसको प्रयोग सेकंड कह लो, ठीक है। इसको प्रयोग फर्स्ट कह लो, ठीक है, इसको प्रयोग सेकंड कह लो। और अब याद करिए जो हमने सारणी बनाई थी, ठीक है, यहां, अर्थात अवसर फर्स्ट हो गया ये और अवसर सेकंड हो गया ये। यस, बिल्कुल सही बात है सर, ये अवसर क्या हो गया? 2 हो गया और ये अवसर 1 हो गया। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ये अवसर फर्स्ट हो गया, ये अवसर सेकंड हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अवसर फर्स्ट जब हम उत्पादन कर रहे थे तो अवसर सेकंड का हम 0 उत्पादन कर रहे थे, आपको याद होगा सारणी पुरानी वाली, याद है कि नहीं? बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 100 0, 90 10, याद आया? 70, ठीक है, याद आया? ठीक है, और 20, याद आया? 30 40, याद आया? अभी भी नहीं आया? अरे पिछला ग्राफ देखो, ठीक है, 40 और 0, यही तो था। ये एप्पल था, ये वीट था। अगर 100 टन हमने एप्पल उत्पादन किया था, वीट 0 था,
और 90 टन अगर एप्पल उत्पादन किया तो वीट 0 था, याद होगा। ठीक है, देखने लगता हूं थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है ना आवाज, जैसे ही पता चलता है मुझे। ठीक है, ये 20 टन हुआ यहां। तो वीट का उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो इसका उत्पादन कम हो रहा है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, इसका उत्पादन कम हो रहा है और किसका उत्पादन बढ़ रहा है, इसका उत्पादन बढ़ रहा है। और फिर मैंने एक ग्राफ से भी आपको समझाया था, ये गेन हुआ, ये लॉस हुआ, याद आया। ठीक है, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, एल से लॉस हानि और जी से गेन लाभ। जी से क्या हो गया, लाभ। ठीक है, ये वीट है और किसका हानि हो रहा है, एप्पल का हानि हो रहा है। ये मैंने ग्राफ से समझाया था आपको पिछली क्लास में। और जब मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था तो कहा था कि भैया एक उत्पादन करते हैं तो दूसरे का क्या होने लगता है, लाभ होने लगता है, तो एक का हानि होने लगता है। ठीक है, तो अवसर 1 से अवसर 2 की ओर रूपांतरण जो होता है, किसका, अवसर 1 से अवसर 2 की तरफ जब हम प्रयोग की तरफ जाते हैं तो 1 से लाभ और 1 से हानि होना शुरू होती है, 1 से हानि और 1 से लाभ होना शुरू होता है। इतना तो हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक अवसर की हानि के रूप में ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं या अवसर लागत के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत को कैसे लिखोगे, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए के लिए दूसरे वस्तु को प्राप्त की हानि होती है, के बदले जो हानि हुई उसे अवसर लागत कहते हैं। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो हमारे ख्याल से। ठीक है, हमारे ख्याल से थोड़ा बहुत तो आपको समझ में ही आ गया होगा ये अवसर लागत है क्या। ठीक है, बेटा बाहर रहो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि देखो लाइट बंद हो जाएगी, कहीं कुछ भी हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये एक तरह से अवसर लागत के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अर्थात एक अवसर के लागत की हानि के बदले में दूसरे के लाभ उठाने की लागत अवसर लागत कहलाता। ठीक है, दूसरे के लाभ उठाने की लागत अवसर लागत कहलाती है। लिख लीजिएगा, अवसर लागत एक अवसर की हानि के रूप में की हानि के रूप में और ठीक है के रूप में दूसरे अवसर की लाभ उठाने की लागत के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, तो इसे एक तरह से अवसर लागत के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे अवसर लागत के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एक दो कॉन्सेप्ट यहां पर आते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट कौन से आते हैं? कुल अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? कुल अवसर लागत वाला कॉन्सेप्ट आता है और सीमांत अवसर लागत वाला कॉन्सेप्ट आता है आपका। तो अब इन दोनों को एक तरह से आपको समझना है, एक ही ग्राफ में हम लोग समझ लेंगे, कुछ नहीं है। कुल अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। ठीक है, कुल अवसर लागत, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और ये क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं इतने धीमे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा चीज। इसीलिए मैं थोड़ा सा धीमे 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 चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बैठ जाए, बस आपको ये समझ में आ जाए कि क्या होती है अवसर लागत, तो फिर आगे भी बहुत सी चीजें निकल कर आएंगी, समझ लो, और कठिन होते जाएगा। ये प्रॉब्लम आती है, इसी कारण से ये चीजें होती हैं। अब आपको समझ में आ गई कि अवसर लागत के कॉन्सेप्ट हम क्यों लेकर आते। ठीक है, वास्तव में कुल अवसर लागत, ठीक है, तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है ठीक है, यह अभिप्राय है, ठीक है, उत्पादन की हानि से है। क्या है? उत्पादन की हानि से है। ठीक है, जब सेब को गेहूं के रूप में रूपांतरित किया जाता है, रूप में रूपांतरित किया जाता है, ये तो भाई सीधी सीधी है। मतलब उत्पादन की हानि जितनी हुईगी वही एक तरह से क्या कहलाता है? अवसर लागत, टोटल अवसर लागत कहलाती है, टोटल अवसर लागत कहलाती है। ठीक है, अब ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वास्तव में क्या है कि आप ऐसे न समझो, हम एक फार्मूला आपको बता देते हैं, उस फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। उस फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अर्थात इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिखिएगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? टीओसी। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि ये वास्तव में क्या है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए एक की हानि और एक को लाभ मिलता है, उसी के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो फिर आप बड़े आराम से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल ले जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए डायरेक्ट हम फार्मूले की बात करते हैं। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, यह अनुपात है लॉस का और गेन का।
इससे सरल नहीं हो सकता था। ये अनुपात है किसका? लॉस का और गेन का। ठीक है, इस रूप में ये निकल कर आएगा, इससे सरल एक तरह से नहीं आएगा। अब एक एक तरह से क्या करेंगे, ग्राफ देखो इसको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। ठीक है, इसके माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको एक तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वास्तव में क्या है? एक अनुपात है, हानि का और लाभ का अनुपात है, जो एक को दूसरे में जब रूपांतरित किया जाता है उसके अनुपात के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो टोटल हानि हुई 10 की। ठीक है, तो 10 की हानि हुई, अवसर लागत हो गई। लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब निकालते हैं तो दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, सैक्रिफाइसेस अपॉन गेन। तीसरे ढंग से हानि अपॉन लाभ। अब कैसे ये एक तरह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े आराम से इसको समझना। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस इतना याद रखना, दिमाग में रखना, लॉस अपॉन गेन। एक वस्तु को जितना लॉस हुआ और दूसरी वस्तु का कितना लाभ हुआ, उसके बीच अनुपात को रिप्रेजेंट किया जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। परिभाषा लिखनी है तो लिख लो, जब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वस्तु को, ठीक है, प्राप्त करते हैं तो दूसरी वस्तु का हानि होता है ना। अब दूसरी वस्तु की हानि होगी, एक वस्तु को प्राप्त करेंगे। गेहूं और एप्पल में मैंने देखा था। ठीक है, तो हानि और, ठीक है, लाभ के अनुपात को, अब इसको याद रखेंगे, कभी भी हानि के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? एमओसी कहते हैं। कभी भी याद रखना, लाभ ऊपर नहीं होगा, कभी भी लाभ ऊपर नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखना बिल्कुल अच्छी तरीके से। लाभ अपॉन हानि मत कर देना, हानि अपॉन लाभ करना हमेशा, नहीं तो उल्टा लिख दो। ठीक है, हानि अपॉन लाभ। अब देखो ऐसे समझो इसको। ठीक है, सीमांत अवसर लागत। एक मैगी का उत्पादन किया मैंने 100 यूनिट, पास्ता का उत्पादन हुआ 0। एक तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर जो है वो सीमांत अवसर लागत के रूप में अगर देखें, सीमांत अवसर लागत के रूप में अगर देखें तो कोई भी एक तरह से अवसर लागत के रूप में पहले कंडीशंस में तो निकलेगी नहीं। पहले कंडीशन में तो लाभ और हानि की कंडीशन होगी नहीं, ये दूसरे कंडीशन से बननी शुरू होगी। ठीक है, ये दूसरे कंडीशन से बनना शुरू होगी, वैसे यहां से आएगी ये। ठीक है, 30/10/3। ठीक है, ये दूसरे से बनना शुरू होगी। 20/25 इधर से तो शुरू नहीं होगी। इसको हम हटा ही देते हैं, लीजिए। ठीक है, 10/25 0.4, 25 20 मैं लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। 0.8, 30/25 1.2। पहले में तो होगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लिख गया था। और 10/2
लास्ट में होगा। लो अब देखो, पहले में 100 यूनिट पास्ता जीरो है, कोई मतलब नहीं, कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकलेगी क्योंकि हानि वाली कंडीशन नहीं बन रही। इधर कितने की हानि हुई? 10 की हानि हुई मैगी की। लाभ कितने का हुआ? 25 का सीधा सीधा लाभ हुआ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो रही है? 0.4 0.4 मार्जिनल। इधर कितने की हानि हुई? 20 की। ठीक है, इधर कितने का लाभ हुआ? 25 का। 25 से 50 हुआ, 25 का लाभ हुआ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई 0.8। एक तरह से अगर देखा जाए तो 70 से 30 की लाभ हानि हुई, तो 70 से 30 की लाभ हानि हुई, तो हानि हुई 30 की, और 75 से 25 तो 25 लाभ हुआ 1.2। 40 से 10 की अर्थात 30 की हानि हुई, 75 से 85 हुआ अर्थात 10 का लाभ हुआ, 3 आ गई। और 87 0 एक तरह से यहां पर हुआ, तो हानि कितने की हुई? 10 की हुई ना, 10 से 0 हो गए, 10 की हानि हुई, और लाभ कितने का हुआ? 2, अर्थात इस तरह से क्या हुआ? 5। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब इसका अर्थ बाद में समझेंगे हम लोग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आगे वाला चैप्टर है बाबू लोगों। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इसको हमने समझ लिया। लॉस अपॉन प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितना लॉस हो रहा है हमको मैगी में, कितना हमको पास्ता में लाभ हो रहा है, इसके बीच अनुपात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में इसको जानते हैं। इसी के बेस्ड एक तरह से आपसे अभी क्वेश्चंस बनेंगे। आगे ये टफ होता जाएगा क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ में अब और चीजें जुड़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर जुड़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस बनाता हूं, ठीक है, जो इसी में दिया हुआ क्वेश्चन है किताब में ही, और किताब में ही एक तरह से दिया हुआ क्वेश्चन है क्या? लो, पीपीसी का AB से AB1 की ओर झुकाव दर्शाता है। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ, बताना ये A है, बाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, B है, B1 है, ये गुड्स B है, ये गुड्स A है। ठीक है, अब बताना संसाधन में वृद्धि हुई है, फटाफट बता दो आप। दूसरा, संसाधन में कमी आई है, कमी आई है। तीसरा, वस्तु ए की तकनीकी में सुधार हुआ है कि तकनीकी में सुधार हुआ है, या वस्तु बी की तकनीकी में सुधार हुआ है। फटाफट इसका जवाब देना आप लोग, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। हम आंसर
वहीं पर कमेंट में आपको देंगे, अभी इसका आंसर नहीं देंगे। ठीक है, किसमें सुधार हुआ है, ये प्रश्न इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। तो मैंने दोनों लागतों की बात कर ली, टोटल लागत, सीमांत अवसर लागत की बात कर ली। सीमांत उत्पादकता वक्र के साथ में अवसर लागत को हमने देख लिया। ठीक है, और अवसर लागत को एक तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया अनुपात के रूप में। अब अवसर लागत का यूजेस जो है वो आगे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तो हमने उत्पादकता के साथ अवसर लागत को समझा है, केवल समझा है। अब उपयोगिता जैसे ही समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, तो फिर उपयोगिता के साथ में हम लोग किसी वस्तु की टोटल उपयोगिता को समझेंगे, और उपयोगिता को समझकर फिर हम लोग और आगे जब चलेंगे तो फिर अवसर लागत वाला कॉन्सेप्ट टिपिकल होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, मुझे देख लीजिएगा क्या इसका जवाब होगा, फटाफट बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।